इम्तिहान का नाम आते ही देखा आपने कि अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काफ़ी बात हुई कि इम्तिहान से आप बहुत स्ट्रेस जो है तो महसूस करते हैं और आप ये घबरा भी जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इम्तिहान ना होता तो क्या होता, कितना अच्छा होता, है ना। मगर आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, हक़ीक़त में इम्तिहान आपको देना ही देना है ना। तो आइए इम्तिहान के भूत से दोस्ती करते हैं। मैं मदू करता हूँ ब्रांड नेशनल उर्दू हाई स्कूल के मौलिम मोहतरम शेख निसार सत्तार साहब को कि वो इस इम्तिहान के ताल्लुक़ से, यानी आप हाउ टू फेस एग्ज़ाम और पेपर प्रेजेंटेशन के ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई करें। बहुत अहम लेक्चर ये आपके लिए है, बहुत अहम बातें सर आपको बताएंगे, तो सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहें, सर के पॉइंट्स को जो है तो नोट भी करें। मोहतरम शेख निसार सत्तार साहब, मैं मदू करता हूँ सर को। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप जब से 10th क्लास में आपका दाखिला हुआ है तब से आप एक ही चीज़ बार बार सुन रहे हैं, घर पर, स्कूल में, ट्यूशन में, कि बेटा आप ये साल जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम पास करना है। और बार बार कुछ महीनों से हमको दिन गिनाए जा रहे हैं। अभी आपके पास 3 महीने बचे हैं, अभी जैसे हमने देखा कि 52 डेज़ बचे हैं, ऐसे दिन आपको बार बार गिनाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप जो है इम्तिहान के लिए तैयार हो जाए। और आप सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही है कि आप सब जो है अपने आप को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। तो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम क्या होता है? इसका नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा। व्हाट इज एग्जाम? इम्तिहान क्या होता है? क्या लगता है आपको? इम्तिहान जो है, हमने जो चीज़ पढ़ी है, हमने जो चीज़ सीखी है, हमारे अंदर जो स्किल्स आनी चाहिए, उसको जांचने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको हम बोलेंगे इम्तिहान, एग्ज़ाम। और इंसान जो है अपने ज़िंदगी के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ इम्तिहान देते रहता है, यानी ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, एक लाइन है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही इम्तिहान का नाम आता है हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन हमने आज तक, जैसे आप फर्स्ट क्लास में गए थे, वहाँ से लेकर 10वीं तक जब आप आए हैं तो आपने लगभग 20 से 25 मरतबा तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। और आप 10वीं में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप 9th पास करके आए हैं, मतलब आपने 9th का एग्ज़ाम दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी आज स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये 10वीं जमात का इम्तिहान देने वाले हैं मार्च 2024 में। तो ये जो मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी एक आपकी स्कूल में जैसे इम्तिहान होता है उसी तरह का एक इम्तिहान है। उसको अपने जहन में बहुत ज़्यादा बोर्ड का एग्ज़ाम है, हमारा कैसा होगा, क्या होगा, है ना, इस तरह की फीलिंग्स हमारे दिल में ना आने दें। आपने देखा होगा कि आप जब से स्कूल पढ़ रहे हैं तो आपने अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तो एग्ज़ाम दिए हैं, है ना। उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, टीचर जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाते हैं उस पर भी एग्ज़ाम आपकी ली जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल में सालाना इम्तिहान होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, और ओरल और वाइवा एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम्स की कुछ टाइप्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको जो है इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमको इससे क्या करना है, फेस करना है, इसको
किस तरह से हमको देना है, किस तरह से हम अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, आज हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्जाम को फेस करने के लिए हमको किन किन बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है जिससे आपका इम्तिहान अच्छा हो, आपको स्ट्रेस ना आए। वैसे तो अभी फैसल सर ने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काफ़ी अच्छी रहनुमाई की है, लेकिन इम्तिहान के ताल्लुक से हमको स्ट्रेस ना आए, आखिर वक्त में हम परेशान ना हो, इसके लिए आज भी हमारे पास में वक्त है। अगर हम अभी भी कोशिश करते हैं, अभी से हम अगर शुरुआत करते हैं, तो यकीनन आपके इम्तिहान के दिन तक हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम लिख सकते हैं। तो पहले बच्चों, उसमें सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, हमको पढ़ाई कैसे करना है, इसको हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हेल्दी हैबिट्स, उसके बाद माइंडसेट और कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट, हम इसमें अगली स्लाइड पर हम जो है तो बात करेंगे। वो रिमोट कौन सा है बटन है? हाँ बस ये कौन से सिक प्ले करना है उसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, माइक लगा लो, आप आवाज थोड़ी कम आ रही, अच्छा आगे बढ़ाने का आ रही है हमारे पास, ऑन है सर माइक। तो हम देखेंगे कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग से मेरा एक सवाल है, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप लोग? 2 घंटे। अच्छा, बॉयज 4 घंटे पढ़ते हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस 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 प्यारे बच्चों, हमको जो है एक टाइम डिसाइड करना है कि हमको 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है या 1.5 घंटा पढ़ना है। लेकिन जब हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो हमारा पूरा पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम का दिन है आपका और एग्जाम के लिए आप बैठे हैं, तो बाकी कोई ख्याल आपके दिल में उस वक्त नहीं आता है। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि मेरा गेम खेलना मेरा बाकी रह गया था और मैं जाकर गेम खेलूंगा। आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान के ताल्लुक से जो है उस वक्त जो है ख्यालात आते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिन में से ऐसा एक वक्त मुकर्रर कर लें, 2 घंटे हो, शुरुआत अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो 1 घंटे से करें, 2 घंटे, और उस वक्त में हमारा पूरा पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। दूसरी चीजें जो है उस वक्त हम पर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम अक्सर जो है पढ़ाई करते हैं, मोबाइल को साथ रखते हैं, टीवी हमारे घर में ऑन होता है और हम सबके बीच में बैठ के पढ़ाई करते हैं। इससे जो है हमारी पढ़ाई जो है मुतासिर होती है और हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको किस वक्त पढ़ना है। देखिए, बाज लोग बोलते हैं कि सुबह के वक्त पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं कि शाम के वक्त पढ़ना चाहिए। वो आपकी आदतों पर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि चलो मेरे को सुबह के वक्त पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप सुबह के वक्त पढ़िए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं मॉर्निंग में जितना पढ़ रहा हूं अच्छे से याद रख सकता हूं तो आप सुबह में फजर के वक्त उठ जाइए, उससे पहले उठ जाइए और उस वक्त पढ़िए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को रात के वक्त सोने से पहले जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको याद रहता है, तो आप उस वक्त पढ़िए। जिस तरह आपको पढ़कर ज़्यादा जिस वक्त में याद होता है वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हमको जो है स्टडी के लिए क्या करना है, बोलिए? टाइम डिसाइड करना है कि हमको कितने घंटे रोजाना पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे
तो फिर बाकी चीजें आप पर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि रिसोर्सेस। प्यारे बच्चों, हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो उसकी अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं। जैसे हम किताबों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, उसके बाद आजकल बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अक्सर आपके जहन में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि दो चीजें, जब हम दो चीजों से एक चीज जब सीख रहे हैं, जैसे कि आप आपके स्कूल के टीचर से सीख रहे हैं, बाद में आप ट्यूशन में जाते हैं, वहां पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे सीखते हैं, तो दोनों के पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। और ये पढ़ाने के तरीके की वजह से जो है हम जो है सीखने में हमको दिक्कत आती है, आप कंफ्यूज रहते हैं। अरे निसार सर ने तो हमको ऐसे पढ़ाया था, वो सर तो हमको ऐसे पढ़ा रहे, और यूट्यूब वाले सर एक अलग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको वन रिसोर्स का इस्तेमाल इस वक्त करना है, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत से लोगों के अलग अलग टीचर्स को सुनने का टाइम हमारे पास में नहीं है। तो हमको एक रिसोर्स को क्या करना है, फॉलो करना है। और मैं तो कहूंगा कि आप अगर सबसे अच्छा आपके स्कूल के टीचर्स को अगर फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद आपको साबित होगा। प्यारे बच्चों, YouTube से आप जो भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आज के दौर की वो जरूरत है, उससे आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे बढ़ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उसका इस्तेमाल ना करें तो ये गलत होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी मालूमात है उसका ऑथेंटिक होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप थोड़े से यहाँ पर गुमराह भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए, इसको भी आपको डिसाइड करना है कि हम किससे पढ़ेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो है होमवर्क के लिए YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको एक फिक्र हो रही है कि बच्चों ने अपनी सोचने की सलाहियत को खो दिया है। मतलब आज बच्चे जब भी घर पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क के लिए जब भी बैठते हैं, तो सबसे पहले वो जो है तो YouTube निकालते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे जैसे मराठी का एक सबक का नाम डालेंगे, उसका सराव क्या है वो डालेंगे। तो हमारे माशाल्लाह से टेक्नो सेवी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं कि वो बच्चों को सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि बेटा इसका आंसर ये रहेगा, इसका जवाब ये रहेगा, इसका जवाब ये रहेगा। तो इससे एक बात हम रोज़ाना जब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि बच्चे आजकल जो है खुद से सोच के लिख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वन रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके टीचर से सीखेंगे, जो भी आपको डाउट्स रहेंगे, जो भी इम्तिहान के ताल्लुक से आपकी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, आप आपके टीचर से डिस्कस जरूर करें। मेरे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि आपको जो स्टडी करते हैं आप लोग, तो आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है। जैसे अभी सर ने बताया कि एक वक्त में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है। आप 5 सब्जेक्ट लेके बैठेंगे और थोड़ा 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 उसको पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, उतना बेस्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, प्लान कीजिए, आपको आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट के बीच में मुझको कितना गैप रखना है और मुझको कितना पढ़ना है। और जब आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। वरना आप मराठी के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के साथ उर्दू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो आप सब्जेक्ट वाइज जो है तो आपको स्टडी करना है। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आजकल जो पेपर पैटर्न्स हैं वो पूरे जो है पैसेज के ऊपर मबनी है। आपको पूरा सबक पढ़कर उस पर आपको सवाल नहीं आने वाले। आपको एक पर्टिकुलर पैसेज दिया जाएगा, उसी के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, किताब में भी, आपकी बुक्स में भी क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। आपको एक पैसेज पढ़ने के बाद उसका खुद से जायजा लेना है कि इस पे कितनी एक्टिविटीज आ सकती हैं।
इसमें कौन सी चीज़ों के नाम आए हुए, कौन सी खुसूसियात को इसमें बयान किया गया है। आप इसको अगर पॉइंट वाइज तभी नोट करते चलेंगे तो यकीनन वो पैसेज जब भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो आपको फ्रेंडली लगेगा, अरे मैंने इसको कहीं तो देखा है, और जब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा था इसके जवाब ये होनी चाहिए, तो आपको जो है पढ़ने के लिए क्या होगी, आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका पढ़ाई की जो जगह है, आप पढ़ाई कहां पर कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे अहम चीज क्या है, हमारी पढ़ाई। क्योंकि जाहिर सी बात है 10वीं के जो इम्तिहान होने वाले हैं तो वो आपकी पढ़ाई के बेस पे ही आपको जज यहां पर किया जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारी जो पढ़ाई की जगह है वो कैसी होनी चाहिए, ये भी जो है हमारी पढ़ने की क्षमता पर बहुत असर करती है। आप कहां बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आपका पढ़ने के लिए कोई स्टडी कॉर्नर आपने बनाया है? अगर नहीं बनाया तो क्या उसको बनाने की जरूरत है, सोचें आप। तो प्यारे बच्चों, आज ही अगर आप घर पर जाएंगे तो एक आपकी पढ़ाई के लिए एक मखसूस जगह जो है उसको डिसाइड कर लीजिए। वो जगह कैसी होनी चाहिए, तो वहां पर रोशनी होनी चाहिए, हवाएं आती हो थोड़ी सी, वहां पे आपको थोड़ा बहुत फिरने के लिए वहां पर आपको जगह चाहिए। टेबल कुर्सी पे बैठ के आप जो है तो पढ़ाई करें, वहां पे सफाई हो। प्यारे बच्चों, जब आप ऐसे माहौल में पढ़ाई करेंगे तो आप पर वो पॉजिटिव असर करेगी। अगर वहां पे आपका मोबाइल रखा हुआ है, टीवी चल रही है, घर में शोर हो रहा है, बच्चे भाग रहे हैं इधर से उधर, और उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मोबाइल फ्री पढ़ाई कीजिए। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे ना, तो मोबाइल को बहुत दूर रखिए अपने से। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक बीप बजती है मैसेज की, तो तुरंत हमारा ध्यान जो है उधर चला जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, अभी मोबाइल को मैं नहीं देखूंगा। फिर दूसरी बीप बजती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ तो भी इंपॉर्टेंट क्या हो गया होगा, मैसेज, हमारी फ्रेंड ऑनलाइन होगी और मुझको कुछ तो भी पूछ रहे होंगे। और जैसे ही आप एक बार मोबाइल को जैसे ही आपने हाथ में ले लिया, तो आप जो है आपकी पढ़ाई के जो मकसद है, आप बैठे थे जिसके लिए, उससे आप खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि फिर आपकी बातें शुरू हो जाती हैं, आप मैसेजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो ऐसे माहौल में पढ़ाई करें जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बिल्कुल भी आपको शोर सुनाई ना दे, आपकी जो जगह है वो साफ सुथरी रहे और आपकी पढ़ाई पर जो है वो पॉजिटिव जो है तो असर करें। करेंगे सब? कौन कौन बनाएंगे आज जाकर घर पर स्टडी कॉर्नर, है ना? एक वहां पे एक मखसूस जगह तक, कुछ लाना नहीं है मार्केट से खरीद कर, ठीक है? जो है उसी में ही एडजस्ट करना है। नहीं तो आज आप घर पे जाएंगे, मम्मी पापा को बोलेंगे नहीं अब हमको जो है तो एक स्टडी कॉर्नर बनाना है और ये चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है और आज ही दिला कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हैं, जो जगह अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमको जो है तो प्लान करना है। अब जो है हम देखेंगे इसके बाद कि हेल्दी हैबिट्स, है ना, अच्छी आदतें हमारे एग्जाम को फेस करने के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। अब अच्छी आदतें मतलब क्या? तो जैसे आप डिसिप्लिन में हैं, अभी बैठे हुए हैं, तो अच्छी आदत है। लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं तो ये आदत अच्छी नहीं है ना। हम लोग आपके लिए बात कर रहे हैं और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब आपको घर में कोई नहीं सुनता है तो आपको भी कैसे लगता है, अरे मम्मी हमारा सुन नहीं रही, गुस्सा आता है ना, डिस्टर्ब होते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई अच्छी बात बताए, हमारे फायदे की बात बताए, तो उसको गौर से सुने। जब आप उसको गौर से सुनते हैं तो अल्लाह तबारक तआला फिर उसको आपके जहन में डालते हैं। तो अच्छी आदतें हमारे को जो है एग्जाम से पहले हमारे अंदर अच्छी आदतें हमको डेवलप करना है। तो उसमें क्या है, पहला देखेंगे हम कि हमको खाना पीना अच्छा हमारा होना चाहिए। क्योंकि खाने का असर हमारे जिस्म पे होता है और हमारा जिस्म जितना अच्छा रहेगा हमारा दिमाग उतना अच्छा रहेगा, है ना। जैसे कि वो कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म है तो फिर दिमाग भी कैसा होता है, उसका सेहतमंद होता है। तो खाने की आदत हमको लगाना है।
क्या खाएंगे? अभी आप देखेंगे, अभी अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि प्यारे बच्चों आप नाश्ता क्या करके आए हो अभी, तो आधे से ज़्यादा या 90% बच्चे यहाँ पर हमको बोलेंगे कि हम बेकरी आइटम खा कर आए हैं, है ना? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? हेल्दी फूड खाने वाले बच्चे हैं। तो ऐसी ही आदतें हमको लगाना है। तो प्यारे बच्चों, हम खाने का ख़ास ख्याल रखें कि हम ब्रेकफास्ट वक्त पे करें, हम दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना हम प्रॉपर खाएं। क्योंकि आपने देखा है कि हदीस है कि रात में अगर आप भूखा सो रहे हैं तो वो आपको कमज़ोर करता है ना? तो हमको रात का खाना भी प्रॉपर खाना है, नाश्ता भी आपको करना है। क्योंकि आप अगर खाली पेट रहेंगे ना तो आपका दिमाग भी खाली हो जाता है ना? क्योंकि उस टाइम हमको फिर निसार सर क्या पढ़ा रहे ये नहीं समझ में आता है। हमको खिचड़ी वाले के डब्बे की आवाज़ आती है स्कूल में, अरे खिचड़ी आ गई, कैंटीन वाले अंकल आ गए, अब मैं जाऊंगा और समोसा खाऊंगा, है ना? तो वहां पे फिर सर जो पढ़ा रहे हैं वो गायब। तो प्यारे बच्चों, आप ब्रेकफास्ट करके स्कूल में जाइए, अच्छी चीजें खाइए। जो बेकरी आइटम्स होते हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको थोड़ा परहेज करें। ये जो है आपके सेहत पर निगेटिव असर करते हैं। और जब सेहत खराब हो जाती है तो जाहिर सी बात है, आप जब बुखार फील करते हो तो आपको किसी ने कहा कि आप पढ़ाई करो तो आप नहीं कर सकते। आप बोलेंगे आप बेवकूफ़ हो गए, हम बीमार हैं और आप हमको बोल रहे पढ़ाई करो, नहीं हो सकता है हमसे। तो जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो यकीनन आप जो है अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज का मसला है तो सर बोले हम जिम तो नहीं जाते, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, जाना भी नहीं है। हमको घर पे ही छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको करने की आदत लगाना है, ताकि इससे हमारा माइंड जो है वो हमेशा फ्रेश रहे, है ना? और सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो नमाज, है ना? अगर हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो शख्स फजर में उठ जाता है तो यकीनन वो अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत आगे तक निकल जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा दुश्मन है लेजीनेस, जो इंसान सवेरे उठता है वो लेजीनेस को ख़त्म कर देता है। तो लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जल्दी उठना। तो जब हम सुबह में उठते हैं तो हम छोटी छोटी जो है एक्सरसाइज करने की आदत डालें, ताकि हमारा दिमाग जो है फ्रेश रहे। और जब हमारा दिमाग फ्रेश होता है तो यकीनन हम जो चीज़ें सीखते हैं या जो चीज़ें सुनते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, वो जल्द हमको समझ में आती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। करेंगे आप सब लोग? रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान की तिलावत भी करेंगे, है ना? ताकि हमको जो है जिस्मानी जो है हम फिट तो रहें, लेकिन जहनी तौर पे भी हमको फिट रहना क्या है, ज़रूरी है। और जब जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हम हमारे दीन की शुरुआत अल्लाह के कलाम से करेंगे, तो यकीनन जो निगेटिव ख्यालात हैं, जो डर है, जो इधर उधर की बातें हैं, इससे आप क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। हम आगे देखेंगे कि नींद, इससे पहले एक सफिशिएंट स्लीप बोलकर था, जिसपे आपको डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि आपका डेली शेड्यूल जैसा है, आप जिसमें सेटिस्फाइड हो उतना आप सो सकते हो। जैसे अगर 5 घंटे सोकर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी हो रही है, मैं क्लास में नहीं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो आप बिल्कुल 5 घंटे में नींद पूरी करके जो है आप दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल अक्सर बच्चों में ये देखा जा रहा है, आपकी क्लास में भी ऐसा होता होगा कि 4 से 5 बच्चे कंटिन्यू सोते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसकी वजह यह है कि उनके घर में जो है रात में जागने का माहौल होता है। आंटी आ रहे, खाला आ रहे, सब आ रहे और रात में बैठे हैं। और खास बात तो यह है, अगर कोई जल्दी सोने की बात करता है तो हम उसको बोलते हैं अरे ऐसे कैसे होता है, हमारा तो उस टाइम शुरुआत होती है, ये लोग तो उस टाइम में घर पे आते हैं और हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, और बच्चा जो है फिर बाद में क्या हो रहा है, क्लास में सो रहा है। प्यारे बच्चों, जल्द सो जाइए, है ना? जितने आप जल्दी सोंगे तो आप उतने सवेरे जल्दी जो है तो उठेंगे, है ना?
और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको एक हिदायत दी है कि आप जो है एक अच्छा इंसान जो है, एक मोमिन जो है, वो क्या करता है कि ईशा की नमाज के बाद जल्दी क्या होता है, सो जाता है। और फिर हदीस है कि नौमुस सुबाती यमनो रिस्का, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। प्यारे बच्चों, जब हम सोए होते रहते हैं तो तब अल्लाह तबारक तआला रिस्क बांटते हैं, और उस वक्त अगर हम गैर हाजिर हैं तो वो चीज़ हमको मिलती है क्या, नहीं मिलेगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगर कुदरत की जितनी भी चीज़ें हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, तितलियां हैं, इन सबको अगर आप देखेंगे ना तो उनमें एक ख़ास बात आपको पता चलेगी कि ये सब लोग जो है सुबह उठने के आदी होते हैं, है ना। परिंदे भी आप अगर देखेंगे तो सुबह ही उठ जाते हैं, और वो सुबह उठकर जो है इधर उधर घूमते हैं, हमको नज़र आते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम रात में जल्दी सो जाएं। सोते वक्त हम मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्यारे बच्चों, ये हमारे आँखों पर, हमारे सेहत पर, हमारे दिमागी सेहत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर करता है। दिन ब दिन देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है अपनी आँखों के जो नज़र है उनकी वो कम होते जा रही हैं। तो इसका एक ही वजह है कि हम जो है रात में सोते वक्त जो है मोबाइल का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल भी जब आप सोने का वक्त है, आपका बेड पे लेटे हैं, तो बिल्कुल मोबाइल को आपसे दूर रखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको माइंडसेट और कॉन्फिडेंस, है ना, कि हम इम्तिहान की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रहना है। ऑल इज वेल, ठीक है। जब भी हम अपने आप को जब तक अच्छा नहीं बोलेंगे तो दुनिया आपको अच्छी नहीं बोलेगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इंसान की तारीफ की है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख से बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया। और यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, ये सब यूनिक है, अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई खूबसूरत सी चीज़ है, कोई इसमें से कमज़ोर नहीं है। अल्लाह ने सबको उतना दिमाग दिया है, सबको 2 हाथ दिए, सबको 2 पैर, सबको सब दिया है। आप सब यूनिक हैं, पॉजिटिव रहे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बनाया है, इस दुनिया के अंदर आपको भेजा है, तो आप अल्लाह तबारक ताला की बेहतरीन मखलूक हो, अशरफुल मखलूकात हो। आप अपने आप को बुरा ना समझें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, क्योंकि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें हम पर असर करती हैं। तो जब भी हम एक सुबह के वक्त में जब हम उठेंगे, एक पॉजिटिवनेस के साथ जब हम उठेंगे, स्कूल में जाएंगे कि मुझको कुछ बनना है, मुझको पढ़ लिख कर कामयाब होना है, तो यकीनन देखिए वो दिन आपका अच्छा जाएगा। और अगर मम्मी ही आपको दरवाजे तक ले जाकर छोड़ रही हैं, अरे चल उठ, टाइम हो गया है, जाना है स्कूल, है ना, और आप जो है नहीं चाहते हुए भी स्कूल जा रहे हैं, तो यकीनन वो आप पे जो है नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर करेगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि हमको खुद को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट, खुद को बताना है कि आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो यकीनन हम इम्तिहान के दिन घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, है ना। जैसे सर ने अभी बताया कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे डर। सबको डर लगता है। प्यारे बच्चों, ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ, जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज में दिख रहा है, एक आदमी स्टेप से नीचे उतर रहा है और ऐसा लगता है कि पीछे कोई है, लगता है, लेकिन आप जब उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं रहता है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा हूं, क्या, डर के आगे, डर से भिड़ जाना है हमको, है ना, डरना नहीं है। एग्जाम से डरना नहीं है। अब उससे डरना नहीं तो क्या करेंगे, तो एग्जाम से हमको अब दोस्ती करना है ना। एग्जाम को
फेस करना है ताकि हमारे अंदर से जो है ये डर जो है निकल जाए। अब ये डर हमको क्यों होता है, तो यहां पे हम देखेंगे कि एक डर लगा हुआ था कि हम फेल हो जाएंगे, मेरा क्या होगा, 10वीं का इम्तिहान है, मैं तो हमेशा स्कूल के अंदर बहुत कम नंबर लेते आया हूं, अभी भी क्या मुझको कम नंबर मिलेंगे, ये डर हमको लगा हुआ है। फिर दूसरी वजह होती है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं होता है, डीमोटिवेशन हमको मिलता है, और उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं होता है और हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। प्यारे बच्चों, हम यूनिक हैं, हम अपने बारे में सोचें, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको अलग बनाया। हो सकता है हमारी सलाहियत यह है तो दूसरों की हमसे अच्छी हो सकती है या हमसे कम हो सकती है, तो हमको जो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, फ्रेंड को फोन लगाते हैं, हेलो आपकी कितनी पढ़ाई हुई, कल एग्जाम है, तो बोले मेरी तो बहुत हो गई फुल, मैं तो 100 आउट ऑफ नंबर लेने वाला। यहाँ पे अब हमने कंपेयर किया, अरे उसकी तो पढ़ाई पूरी होगी, मेरी तो हुई नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इम्तिहान के दौरान भी आप जो है फेक फ्रेंड्स से बचें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, है ना। डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि आप अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको अच्छा चाहते हैं, इनसे आप सीखो। आपकी क्लास के जो टॉपर्स बच्चे हैं इनसे सीखो। अक्सर होता है, मैं क्लास में भी बोलता हूं इस बात को, कि हम क्या करते हैं, जो क्लास में जो टॉपर्स बच्चे आते हैं ना, उनको देख के मुंह टेढ़ा करते हैं, अरे ये कैसे क्या आ गई, ये तो कुछ पढ़ती नहीं, है ना, ये कैसे क्या। नहीं, हमको चाहिए कि हम उनके पास जाएं, जरा आपका पेपर हमको बताइए, आपने किस स्टाइल में लिखा है, क्यों आपको नंबर आते हैं, हमको क्यों नहीं आते हैं, क्या हमारी यहां पे गलती हो रही है। कभी आपने बात की है टॉपर बच्चों से? की है तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, इंशाल्लाह आप भी टॉपर बनेंगे। और नहीं की है तो आपको, और अगर नहीं की है तो आपको जाकर टॉपर बच्चों से भी राय लेनी चाहिए कि बताइए आपका पेपर कैसा है, हम देखना चाहते हैं, कितने खूबसूरती से आपने उसको लिखा है। तो हम ये सब जब करेंगे तो यकीनन आपका जो एग्जाम है वो बेहतर होगा। अब हम देखेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो टाइम दिया गया था वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था और हम थोड़ा सा स्टडी टेक्निक पे ज़्यादा चले गए। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हम अब एग्जाम हमारे आ रहे हैं तो हमको क्या क्या प्लानिंग करना है। तैयार है आप सब एग्जाम के लिए? हमको आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना है, बड़ा सोचना है ना, करेंगे तो बड़ा, है ना। खाने की चीज आती है घर के अंदर तो सोचते हैं कि अपने को बड़ा हिस्सा हासिल करना है, वो फिर कैसे भी करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, चलो अब इधर इधर थोड़ा घूम फिर के हम बड़ा हिस्सा लेने की क्या करते हैं, कोशिश। तो प्यारे बच्चों, टारगेट भी हमारे कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ताकि हम उन तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक टाइम मैनेजमेंट का यहां पर स्लाइड है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि एग्जाम के लिए जब हम एग्जाम को फेस कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्ची ने यहाँ पे अपना टाइम में जो उसका दिन का जो शेड्यूल है वो बनाकर हमको भेजा था और हमने यहाँ पर एक सैंपल के तौर पे आपको दिया है। देखिए, उनका सुबह से लेकर शाम तक का जो है उन्होंने एक प्लान किया है और प्लान के तहत जब आप काम करेंगे ना तो यकीनन उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। ये जो स्लाइड है हम कहेंगे ऑर्गेनाइजर को कि बाद में जो है आप तक ये पहुंचाए, आपके नंबर्स हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। अभी टाइम की कमी है तो हम थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब एग्जाम को हमको फेस करना है तो हमको जो है पेपर पैटर्न से हमको मतलब पेपर पैटर्न्स हमको देखने ही चाहिए, फॉर्मेट्स कैसे हैं, पेपर्स कैसे हैं, मराठी का पर्चा कैसा होता है, उर्दू का पर्चा कैसा है, इंग्लिश का पर्चा कैसा है, उसको कितने नंबर्स हैं, कहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब आप ये तैयारी करेंगे ना तो यकीनन आप जब एग्जाम देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब हमको क्या है पता है, आप डरेंगे नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, आपने सुना होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम सेंटर से डर लगता है, तो आप क्या कीजिए कि आप घर में एक एग्जाम वाला माहौल बनाइए। मम्मी को बोलो आप जो है तो मेरे पे नजर रखे, है ना, और आप एक एग्जाम वाला माहौल बनाकर उस टाइम के साथ जब आप वो पेपर देने की कोशिश करेंगे
कि हमको कितना टाइम लगता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है, सेंटर कैसे होता है। वैसे सिचुएशन को हमारे घर में आपको क्या करना है, क्रिएट करना है और वहां पे एग्जाम देना है। तो यकीनन आपके अंदर जो एक डर है एग्जाम का वो भी दूर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। अब प्रैक्टिस से मुराद क्या है कि आप प्रीवियस ईयर की जो भी बोर्ड के पेपर हैं उसको एक बार चेक करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम लगाकर उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि अभी एक सवाल, पहला सवाल अभी कर लिया, फिर खाना खा लिया, फिर दूसरा सवाल कर रहे हैं। नहीं, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जितना टाइम उस पेपर के लिए है उतना टाइम सेट करके आप उस पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन वो आपको जो है फायदेमंद साबित होगा। आगे हम देखेंगे कि अब हमको देखना है कि प्रिपरेशन के बिफोर एग्जाम, मैंने इसको जो है एग्जाम के हिस्से को 3 चीज़ों में डिवाइड किया है ना, कि भाई हमको एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए 52 दिन के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, आप 100% एग्जाम देने वाले हैं क्योंकि आप सबके फॉर्म क्या हो गए, फिलअप हो चुके हैं। तो अब हमको कुछ उसकी तैयारियां करना है। जब हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ की तो यकीनन वो हमको ईजी जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि हमको एग्जाम के पहले क्या तैयारी करना होती है। बोलेंगे सर अभी से हमको क्यों बता रहे हो, लेकिन बेटा जरूरी है ना, कि ये चीजें जब आपके जहन में रहेगी ना तो वो आपको फिर हैंडल करने में आसानी आपको पैदा होगी। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम का हॉल टिकट होता है, उसके बाद में आपको ऑथेंटिक टाइम टेबल देखना है। अभी देखिए आपने पीछे कुछ 5 दिन पहले एक न्यूज फैल रही थी सोशल मीडिया पे कि एसएससी बोर्ड का टाइम टेबल चेंज हो गया है ना। और क्या होता है कि हम लोग भी वो सही समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको सही टाइम टेबल जो है एसएससी बोर्ड की वेबसाइट पे मिलता है, वहां से उस टाइम टेबल को चेक करना है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके टीचर्स से टीचर्स से गाइडेंस लेकर आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं उसको हाईलाइट करना है, उसको अलग से लिख कर रखना है, ताकि आपके सामने एक प्लान रहे कि मेरे को कितने सब्जेक्ट बाकी हैं स्टडी के लिए, कितना मेरे पास में टाइम है, मैं एक सब्जेक्ट को कितने दिन दे सकता हूं, दे सकती हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है क्या करें, जो ऑथेंटिक बोर्ड का जो टाइम टेबल होता है उसको क्या करें, फॉलो करें। करेंगे सब? आ चुका है टाइम टेबल, आ चुका है। 1 माह से आपकी इम्तिहानात हैं। अब उसमें क्या होता है, आप जब भी टाइम टेबल चेक करते हो तो मराठी अलग अलग 3 टाइप की मराठी होती है। तो आपकी मराठी कौन सी है ना, सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, कंपोजिट लैंग्वेज है। ये चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपकी टीचर से जो है आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी हमको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसकी हम प्लानिंग पहले से ही करें, है ना। जैसे कि एग्जाम पैड होता है, जैसे अभी हमको सर ने बताया, बहुत ही अच्छी बात कि देखिए ये जो पर्चा होता है आपका ये इस तरह से होता है, इसलिए आपको सैंपल के तौर पे दिया गया है। इसकी साइज आपके पास में जो एग्जाम पैड होता है ना उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। तभी मैं सर से डिस्कस कर रहा था, नजमुद्दीन सर से, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ये हिदायत जरूर दीजिए कि वो अपने एग्जाम पैड की साइज जो है वो क्या करें, थोड़ी चौड़ी रखे, थोड़ी लंबी रखे, ताकि एडजस्ट करने में उनको दुश्वारी ना हो। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमको इसकी भी प्रिपरेशन करना है कि हमको किस पेन से लिखना है ना, क्योंकि जरूरी है, छोटी सी चीज है, किस पेन से लिखना है। लेकिन आपने सबने एक सबक पढ़ा है 10वीं में, बोलो नाम, चेंजेस के ऊपर है। मैं मराठी में नहीं बोलूंगा, आपको बोलना, बोलो। व्हेरी गुड. बदलणं म्हणजे काय, आणि आपण बदल स्वीकारत नाही म्हणून बदलांपासून काय होतो, दूर होतो, है ना. लेखकांना सुद्धा काय होती, सवय होती एका पेनने लिहिण्याची, आणि ज्यावेळेस ते नवीन पेनचा वापर करतात मग त्यावेळेस त्यांना त्या पेनमध्ये काय दिसतात, वैगुण्य दिसतात. अरे हा पेन किती जाड आहे, अक्षर चांगलं येत नाही, रंग बरोबर नहीं, है ना. वेरी गुड. तो बेटा ऐसा ही हमारे साथ में भी हो सकता है एग्जाम के दौरान. तो अभी से हमको पेन से दोस्ती कर लीजिए, हमको कौन से पेन से लिखना है तो अभी से हम उसका प्लान करें. उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा इम्तिहान नज़दीक आता है, ये तो आगे की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सेंटर से आप जो है जहाँ पे आपका नंबर आए, बेटा सेंटर मतलब क्या, एक हमारा ही स्कूल जैसा स्कूल, सिर्फ वहाँ पे आपके टीचर के बजाय दूसरे टीचर खड़े हैं आपके सामने, और माशाल्लाह से सभी टीचर्स अच्छे रहते हैं, रहमदिल होते हैं, है ना, आपका ख्याल रखते हैं, प्रॉपर आपको गाइड करते हैं, तो उनसे डरे ना. तो वो हमारे एग्ज़ाम सेंटर के जैसे, हमारा स्कूल जैसे होता है वैसे ही वो क्या होता है, एक सेंटर होता है. लेकिन फिर भी हम जो है इम्तिहान से पहले सेंटर की विजिट क्या करें, ज़रूर करें एक मरतबा जाकर. क्यों करें, मैनेज के लिए नहीं,
है ना, पहले भी जाया करते थे लोग, बोले चलो सेंटर में कुछ हमारी पहचान निकलती है, ऐसा नहीं। इसलिए जाना है कि आपको रास्ते में जाने के लिए कोई दुश्वारी ना हो। मेरा सेंटर कहाँ है मुझको पता रहे। अगर मुझको वक्त पे जो है तो रिक्शा नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलती, तो मैं कैसे वहाँ पर पहुँच सकूँ। इसके प्लान के लिए हमको क्या करना है, हमारे सेंटर तक एक बार जाकर वहाँ पर विजिट करके ज़रूर आना है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको प्लान करना है कि आप कैसे जाने वाले हों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है। तो एग्ज़ाम के दिन सबसे पहले जो है आपको अलार्म सेट करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि आपको नींद नहीं आई है उस रात, घबराहट हो रही है, किसी को मलमल होती है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी, किसी के सर में दर्द होता है। और सर ने बताया कि कॉमन चीज़ें हैं, ये होती है, ये हमारे माइंड में एक स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। इसको पॉजिटिव लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आपने तैयारी अच्छे से की है और आप लड़ाई के लिए क्या है, अब तैयार हैं, है ना। इसका मतलब कुछ तो भी हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको पॉजिटिव लीजिए, नमाज पढ़िए, है ना, कुरान की तिलावत कीजिए। उसके बाद में जो है खुद को मोटिवेट करते रहिए, नहीं जो भी होगा अच्छा होगा। मैं भी जब ऊपर आ रहा था ना, तो मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ ना, जो भी होगा अच्छा होगा, देखते हैं, एक बार करके तो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं खुद को सेल्फ को मोटिवेट कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप भी खुद को जब एग्जाम के लिए जाएंगे ना, तो खुद को मोटिवेट करें कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ। मैं स्कूल में जब अच्छा लिख सकता हूँ तो वहां पे क्यों नहीं लिख सकता हूँ। वहां तो मेरे को बहुत ही और अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, मैं बहुत बेस्ट देने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चे, इसके बाद में हम देखेंगे कि आपको ब्रेकफास्ट जरूर, मतलब थोड़ा सा खाना नाश्ता करना है आपको। बहुत से बच्चे एग्जाम के टेंशन में क्या करते हैं, नाश्ता ही नहीं करते हैं, और फिर वहाँ के टीचर्स को उसको उठा कर ले जाना पड़ता है, एनर्जॉल पिलाना पड़ता है, बिस्किट खिलाना पड़ता है, बेटा खा, है ना। क्यों होता है ऐसा, हम डर के मारे खाते नहीं। खाने का और आपके एग्जाम का कोई संबंध नहीं है, अपने तो और अच्छा खाना चाहिए। चलो मेरा एग्जाम है, मैं अच्छा खाऊंगा तो अच्छा लिख पाऊंगा, क्योंकि आप जब खाएंगे, पेट में अगर आपके अनाज रहेगा तो यकीनन आपका दिमाग जो है सही तरह से वर्क करेगा। सर टाइम हो गया शायद, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सेंटर पे आपको जो है पहले पहुंचना है, और हमारे जो भी सीट नंबर है, हॉल नंबर है, इसको अच्छे से चेक करना है। अब हम सीधे जाएंगे आंसर शीट के ऊपर। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक पेपर दिया गया है, ठीक है, आंसर शीट दी गई है। इसको हम थोड़ा सा लेंगे और उसके बाद में हम खत्म करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए आप सबके हाथ में जो है आंसर शीट है, देखे आपने। हाँ, इसमें कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं। देखिए, एक तो है यहाँ पर सेंटर नंबर है, सीट नंबर है, इन फिगर है, इन वर्ड्स है, और सिग्नेचर है, और जो भी सुपरवाइजर रहेंगे उनकी सिग्नेचर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपको ये दिया गया है ना। घर पे जाके इसको अच्छे से चेक करना है। क्यों? क्योंकि शुरू के हमने अक्सर देखा है, जब इम्तिहान का दिन होता है, शुरू के 10-15 मिनट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है, कुछ गलत लिख लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, परेशान हो जाते हैं। इसकी एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपको ये आसानियां हो। देखिए यहाँ पर देखिए आप कि सीट नंबर किस तरह से लिखना है, उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, फिर आपकी साइन आपको करना है। जो भी वहां पर सुपरवाइजर हैं, गार्डिंग जो कर रहे हैं, उनकी साइन भी वहां पर क्या होती है, जरूरी होती है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंटर नंबर होता है। ये सेंटर नंबर जो है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है, उससे आप अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपके हॉल टिकट के ऊपर जो है उसको मेंशन किया जाता है, वो सेंटर नंबर जो है आप लिखकर उसके अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे का जो पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसमें आपका पेपर कौन सा है, और डेट क्या है, और लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या है, मतलब उत्तर लिखनाची भाषा क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ आंसर। आप अगर उर्दू मीडियम के हैं तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या होना चाहिए, और मराठी का पेपर लिख रहे तो नहीं, उर्दू ही होना चाहिए। ये बात का खास ख्याल रखें। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या रहेगा, उर्दू ही रहेगा। अगर आप सेमी इंग्लिश से हैं तो आपकी जो 2 पेपर हैं, कौन से, साइंस और मैथ, यहाँ पे आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है इंग्लिश आएगा, है ना। बाकी सब में आपका मराठी का भी पेपर लिख रहे हैं, इंग्लिश का भी लिख रहे हैं, तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू आएगा। वो बोर्ड जो है उसको एज अ मीडियम ट्रीट करता है, इसलिए वहां पर वो लिखना पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो आप जिस भाषा में लिख रहे हैं वो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर होना चाहिए, लेकिन
उनके कुछ रूल्स हो गए शायद से, वो ये कहते हैं कि भाई हमको यहाँ पे उर्दू मीडियम है तो आपको उर्दू लिखना है, ठीक है। इस बात का भी हमको ख्याल रखना है। अभी पेपर के अंदर क्या लिखेंगे, तो जैसे कि आपने देखा कि ऊपर आपने लिख दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके 2 पेपर्स होते हैं, है ना, पेपर 1 पेपर 2। देखिए यहाँ पे किस तरह से मालूमात फिलअप करना है, उसका एक पीपीटी आपके सामने है। यहाँ पे जैसे कि हमने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में पेपर 2 लिख लिया, और यहाँ पर डेट, और उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या लिखा हमने, उर्दू। हालांकि पेपर कौन सा है, साइंस का, लेकिन लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या आएगा, उर्दू आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। प्यारे बच्चों, बारकोड और होलोग्राफ जो स्टिकर्स होते हैं उसको लगाने की भी हम प्रैक्टिस करें। मार्केट में ये चीज़ें मिलती हैं, उसको खरीदें और उसको किस तरह से पेस्ट करना है, जैसे आपको भी दिया गया है, इस पे घर पे जाके जो है तो उसको ट्राई करें। आप अगर स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे और वहाँ पे पूछेंगे कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उनके पास में अवेलेबल होती हैं, एक बार उसकी ज़रूर प्रैक्टिस हम करें। तो देखिए यहाँ पे बारकोड और होलोग्राफ उसको किस तरह से लगाना है, ये आपको इम्तिहान हॉल में जो सुपरवाइजर होते हैं, जो टीचर वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, प्री प्लान करना है, हमारे जहन में सब चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए आप सबको यहाँ पर बताई जा रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमको मार्जिन जो है बराबर से देना है। मैं अभी सर से डिस्कस कर रहा था, सर ने कहा कि लेफ्ट साइड की जो मार्जिन होती है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि जब भी एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है उसको मार्क्स लिखने होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, दोनों साइड से आप जो है प्रॉपर मार्जिन जो है सेट करें। और ये कब करना है आपको, अभी पेपर शुरू होने के पहले आपको कुछ 15-20 मिनट पहले आंसर शीट दी जाती है, उस टाइम में ये सब चीज़ें कर लेना है आपको। पेपर होते हैं जिसमें इधर से लिखा हुआ भी नजर आता है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवरी न्यू क्वेश्चन जो है आपको न्यू पेज से क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपको बराबर डालना है, उसका बीट बराबर आपको लिखना है, मेंशन करना है। आगे हम देखेंगे, देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन का स्पेस भी आपको ज़रूरी है, जब भी आप पेपर लिख रहे हैं तो 2 सवाल जब लिख रहे हैं, 1 नंबर के 2 सवाल है तो उसके अंदर एक लाइन का स्पेस भी हो, ताकि जितना खूबसूरत पेपर आपका रहेगा उतने एक क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग पे उसका असर होता है। सर ने बताया कि सर आप एक बच्चों को एक एग्जाम्पल दीजिए कि जिस तरह से गेट होता है किसी भी चीज़ में एंटर होने का, अगर वो गेट खूबसूरत रहे तो हम अंदाज़ा लगाते थे कि इसका घर बहुत अच्छा होगा अंदर से, है ना। तो सर बता रहे थे कि एग्जामिनर के लिए उसका जो पहला पेज है वो क्या है, उसके लिए गेट है, वो सही होना चाहिए, उसको अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आगे उनका जो है तो माइंड जो है अच्छा पॉजिटिव जो है सेट हो जाए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है सरगर्मियाँ इसमें लिख सकते हैं, मराठी की सरगर्मियाँ आप कैसी बना सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम इस बात को जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपको साइंस में फिगर्स बनाना होते हैं, वो किस तरह से आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर लिखना है। हम थोड़ा सा इस स्लाइड को आगे लेते हैं और उसके बाद में कुछ अहम चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, मतलब पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, फिगर किस तरह से बनाई जाती हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। अब हम थोड़े से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अहम नुकात हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आप पेन कैसा इस्तेमाल करेंगे। आपको 2 ही कलर का पेन इस्तेमाल करने की क्या होती है, इजाज़त होती है, ब्लू और ब्लैक। बाकी कलर में आप पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है जेल पेन को अवॉइड करें तो बेहतर है, कलर पेन का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हम देखेंगे हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो, सब आपको क्लियरली मेंशन करना होता है। सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो आपके मार्क्स कम नहीं होते, एक बात याद रखिए। लेकिन अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो वो अच्छा लगता है, पेपर चेक करने के लिए भी उसके लिए क्या होती हैं, आसानियाँ होती हैं। उसी के साथ हर नए पेज से नया क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। आपको आपका टाइम और स्पीड को भी क्या करना है, मैनेज करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉपरली जो है तो लिखना है।
लास्ट स्लाइड हम देखेंगे यहाँ पे। आपको जो सप्लीमेंट दी जाती है उसको भी प्रॉपरली आपको अटैच करना है। पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब अगर आपको जवाब आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ रहा है कुछ भी लिख रहा है, ऐसा भी नहीं करना है ना। फेक क्वेश्चंस नहीं लिखना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिपीट 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 लिखते हैं, वैसा भी नहीं करना है। मतलब मराठी में सवाल है वर्तमान काल की भूतकाल, एक लिख रहा है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, मार्क्स मिलेंगे लेकिन आपकी मेंटेलिटी पता चलेगी सामने वाले को, है ना, कि आपने कितने अच्छे से उसको लिखा है। मतलब उसको ही पता चल जाएगा आप क्लियर नहीं है, तो अच्छे से लिखिए। उसके बाद जब भी मौका आएगा तो इंशाल्लाह हम और भी गाइडेंस करने के लिए आपके सामने हाजिर रहेंगे। हम हमदर्द ट्रस्ट के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, और आपके भी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमको सुना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।